Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th of April 2019। तो 20 अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू गेट द करंट अफेयर्स पीडीएफ या जिनका करंट अफेयर्स तैयार नहीं है, जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, दे कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक्स अवेलेबल इन द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। तो जून 2018 से लेकर अभी तक का पूरा करंट अफेयर्स अवेलेबल है। अगर आपका नहीं प्रिपेयर्ड है तो यू कैन गेट द पीडीएफ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। व्हाट वाज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। ए इज कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन काइंड और कैश। बी collection of land revenue based on accurate measurement of land. C collection of land revenue directly at the central treasury. या D fixation of rates. Question number 2 is heavy rainfall affects soil by. heavy rainfall soil को कैसे affect करती है? A increasing its acidity. B increasing its alkalinity. C reducing its fertility. D none of these. Question number 3 is why the main oil refineries in India आर सिचुएटेड नियर सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स के नियर ही ऑयल रिफाइनरीज क्यों सिचुएटेड रहती हैं? ए बिकॉज इंडिया नीड्स मच क्रूड ऑयल विच इज़ इम्पोर्टेड, मोस्टली इम्पोर्टेड। बी बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। सी बिकॉज सी वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। या डी बिकॉज पेट्रोल इज अवेलेबल नियर सी पोर्ट्स। These are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now friends, let's come to the news analysis part. Election Commission has imposed a 48-hour ban on Himachal Pradesh बीजेपी चीफ। तो बेसिकली ये न्यूज़ मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन रिसेंटली ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर रही है दैट दे आर शोइंग दैट दे हैव पावर टू इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो पहली बार इनिशिएट हुआ था वो फिफ्थ जनरल इलेक्शन यानी कि 1971 में इनिशिएट हुआ था। तो ये लिख लीजिएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट कब हुआ था? 5th जनरल इलेक्शन यानी कि 1971 से स्टार्ट हुआ था। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी समय लागू हो जाता है जब शेड्यूल अनाउंस किया जाता है। तो ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाता है और इलेक्शन होने के 48 घंटे पहले सारे प्रचार प्रसार बंद करने पड़ते हैं। ऑल द कैंपेनियरिंग मस्ट स्टॉप बिफोर 48 आवर्स। 48 घंटे पहले वोटिंग पड़ने के सारे आपके जितने भी कैंपेनिंग है वो बंद हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, 2 दिन पहले आपको बंद करना पड़ता है। ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बताया गया है एंड ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे यही है कि इलेक्शन कमीशन इज यूजिंग इट्स पावर टू इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू रिस्टोर सिविलिटी इन इलेक्शंस। लेकिन याद रखिएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट्स नॉट अ टर्म दैट इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी एक याद रखने वाली बात है। पोल बॉन्ड्स बेनिफिटेड बीजेपी द मोस्ट कट कैश कंपोनेंट्स ऑफ डोनेशंस। अब बेसिकली यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बताया कि 221 करोड़ के कंट्रीब्यूशन में जो बीजेपी को कंट्रीब्यूशन मिला है वो 210 करोड़ का है। तो मतलब कि जो 95% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है वो तो अकेला बीजेपी को ही मिला है। ओके, एक बात इनमें से ये है कि जो जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं तब से जो 20,000 से ऊपर के डोनेशन है वो घट गए हैं। 20,000 से नीचे के डोनेशन में क्या फ़ायदा था? दैट यू कैन रिमेन एनोनिमस, मतलब कि आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 20,000 से कम के ही जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश लोगों ने की है कि 20,000 से कम का ट्रांजैक्शन करना पड़े ताकि अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सके। ओके, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जितने भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हुए हैं वो 20,000 से कम के हुए हैं एंड द कंट्रीब्यूशंस वर स्क्यूड इन द फेवर ऑफ बीजेपी ओनली। ओके, तो ये भी एक चीज़ थी। केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट आर पास नाउ एंड ऑल विल बी द फार्मेसीज। तो जो हम केमिस्ट और ड्रगिस्ट बोलते हैं ना उन सब के नाम अब बदल दिए जाएंगे और उनको केवल फार्मेसी के अंतर्गत रखा जाएगा। याद रखिएगा कि दिस टर्म केमिस्ट वॉज फर्स्ट कॉइंड इन 1945। जैसा कि लिखा हुआ है कि द टर्म केमिस्ट वॉज फर्स्ट कॉइंड इन 1945 एंड ड्रगिस्ट ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ये 1945 में वर्ड कॉइन किए गए थे एंड नाउ दे विल बी चेंज्ड। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द टर्म फार्मेसी अलोन। फार्मेसी के द्वारा ही उनको चेंज कर दिया जाएगा। और ये किसका है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बॉडी है जिसको हम DTAB कहते हैं। तो DTAB यानी कि
जो ये हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, DTAB जो होती है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, इसको ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बोलते हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इट इज़ द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटिंग टू द ड्रग्स इन द कंट्री। ओके, तो ये जो दवाइयाँ हैं इनसे रिलेटेड एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं DTAB, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन टेक्निकल मैटर्स, ओके, टेक्निकल मैटर्स के रिलेशन में। और इट वाज कंस्टिट्यूटेड एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसको DTAB को बनाया गया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO का पार्ट है ये। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन द हेल्थ मिनिस्ट्री, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये आता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो वर्ड कब स्टार्ट हुआ था 1945 में, उसको हटा करके सबके लिए फार्मेसी यूज़ किया जाएगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बॉडी जो DTAB आती है स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर कंस्टिट्यूट हुई थी, स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग टेक्निकल बॉडी है। एंड पार्ट है ये CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है DTAB आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट वर मेड टू अमेंड द रूल 6515B एंड रूल 6515C सो दैट मेडिकल शॉप्स कैन बी कॉल्ड अ फार्मेसी। तो सारी मेडिकल शॉप्स, चाहे केमिस्ट की शॉप हो चाहे ड्रगिस्ट की शॉप हो, वो फार्मेसी ही कहलाएगी। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। नो इंक्वायरी अगेंस्ट एडिटर्स इन असम, MHA क्लैरिफाइज। अब एडिटर्स इन असम जो बेसिकली जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 को एक तरीके से कहना चाहिए कि अपोज किया था, उनके खिलाफ कोई भी ऐसी इंक्वायरी या ऐसी नहीं होगी, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है एंड यू आर बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द 6 कम्युनिटीज़ जो कि थी हिंदूज, पारसीज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, सिख एंड जैन्स एंड सिख, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड कौन सी कंट्रीज़ के लिए था? ये 3 कंट्रीज़ के लिए था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। और केवल 6 साल के रेसिडेंस के बाद ही आपको दे देते वो लोग, है ना। 6 साल के रेसिडेंस के बाद ही वो आपको सिटीजनशिप दे देते। पहले जो टाइम पीरियड लगता था वो 11 साल का लगता था। अर्लियर द टाइम पीरियड वॉज 11 ईयर्स, नाउ आफ्टर दिस ये 6 साल का लगता अगर ये बिल पास हो जाता तो। ओके, सो ये भी बात याद रखिएगा। एंड असम में बहुत ज़्यादा इसको अपोज किया गया। जो कट ऑफ डेट थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की वो 31 दिसंबर 2014 थी, 31 दिसंबर 2014 थी। ओके, और असम अकॉर्ड और इन सब चीज़ों को वायलेट कर रही थी ये चीज़, इसलिए असम में काफ़ी ज़्यादा इसमें अपोजिशन भी हुआ था इस चीज़ का। तो वही सारी न्यूज़ आइटम्स हैं ये, है ना। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज, आगे की तरफ मूव करते हैं। ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस स्लैम गवर्नमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ क्रॉस LOC ट्रेड। कल मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने क्रॉस LOC का जो ट्रेड है उसको अभी बंद कर दिया है। ओके, और उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे यह जो काला धंधा चालू हो रहा है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हो रहा है क्रॉस LOC ट्रेड पे, तो उन्होंने बना कर दिया। और उन्होंने बोला कि टेरर फाइनेंसिंग और ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को मुद्दे को उठा के उन्होंने क्रॉस LOC का ट्रेड ही बंद कर दिया। एंड ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस इन कश्मीर हैव क्रिटिसाइज दिस मूव, बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। और पीपल हैव टर्म्ड इट एज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिपेंडेंट है, चाहे वो पाकिस्तान को ले लीजिए चाहे इंडिया को ले लीजिए, दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। और ट्रेड इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा अलग होता है। ट्रेड मतलब इकोनॉमी होती है कंट्री की, ट्रेड से ही इकोनॉमी बनती है, तो आप इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बोला। एंड यहाँ पे एक आध चीज़ और बता देता हूँ मैं। हाँ, गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमने कैंसिल नहीं किया, हमने केवल सस्पेंड किया है, और थोड़ा स्ट्रिक्ट जब अरेंजमेंट हो जाएंगे तो हम उसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस बैक। ओके, नाउ SC टू हियर पिटीशन टू एंड द राइट ऑफ्स। राइट ऑफ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ पहले कि क्या होता है। बैंक्स अगर लॉस में चल रहे हैं, सपोज बैंक्स अगर कभी कभी स्ट्रेस्ड एसेट्स में चल रहे हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चल रहे हैं, तो बैंक्स क्या करते हैं कि उनको अपनी जो उनकी कैश बुक होती है, जो उनकी बुक होती है, जो रिकॉर्ड बुक होती है, उसमें उसको मेंशन नहीं करते, भूलते नहीं है, उसको मेंशन नहीं करते हैं, तो वो राइट ऑफ कहलाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इससे वो जो उनकी बुक रहती है बेसिकली वो साफ दिखती है ना। जो उनकी पूरी हिसाब किताब की जो कॉपी रहती है वो बहुत साफ दिखती है, मतलब उसमें ऐसा उनको जो एक्चुअल कंडीशन है बैंक्स की वो नहीं समझ में आता है। तो वही है कि इसके ऊपर
अभी एक पिटीशन किया गया है, पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट ये प्रैक्टिस जो राइट ऑफ की है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, ये बंद होनी चाहिए और जो ट्रू पिक्चर है बैंक्स की वो निकल के सामने आनी चाहिए। दूसरा, इसी पिटीशन में ये भी कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो में ये बोल देते हैं कि हम लोन वेवर करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो लोन वेवर शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी इलेक्शन मैनिफेस्टो, ऐसा उन्होंने कहा है इस पिटीशन के अंतर्गत। अब सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन सुनेगा तो देखते हैं क्या होता है। लीव सून इंडियंस इन ट्रिपोली टोल्ड, तो लीबिया की कैपिटल है ट्रिपोली, याद रखिएगा, ट्राइपोली या ट्रिपोली जो भी आप बोलना चाहें, तो लीबिया की कैपिटल है ये। एंड अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी रिसेंटली लीबियन मिलिट्री कमांडर खलीफा हफ्तार है, लीबियन मिलिट्री कमांडर खलीफा हफ्तार जो है, उन्होंने लॉन्च कर दिया एक स्ट्राइक अगेंस्ट द यूएन बैक्ड प्राइम मिनिस्टर फयाज अल सराज। ओके, तो फयाज अल सराज जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूएन बैक्ड है। उनको मैंने पहले भी कल भी आपको बताया था इसके ऊपर एक आर्टिकल की, जो यूनाइटेड नेशंस है या जो इधर की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती हैं, और उन्होंने जैसे गद्दाफी को हटा के खुद उन्होंने सोचा डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर देंगे। तो ऐसी कंट्रीज़ में आप डेमोक्रेसी नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, जिनको जो जिस चीज़ की आदत होती है वो वही करते हैं। अब वहाँ पे जो बेसिकली लिबियन मिलिट्री है उसे कमांडर ने अटैक कर दिया है यूएन बैक्ड प्राइम मिनिस्टर फयाज अल सराज के ऊपर। ओके, वहाँ पे लगभग 500 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी, बहुत लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे अभी। और आप सुषमा स्वराज जी ने उन्हें रिक्वेस्ट की है इंडियंस को कि आप वहाँ से निकल आइए। ओके, सो दैट इज़ द रिक्वेस्ट दैट हैज़ बीन डन। गंगा हैज़ हायर प्रपोर्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ये स्टडी हुई है रिसेंटली, अ स्टडी हैज़ बिन कमीशन बाय यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री। तो ये पता करने के लिए कि गंगा के अंदर कितना ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है या नहीं है, क्या है। बेसिकली जो स्टडी थी उसका नाम था असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी एंड सेडिमेंट टू अंडरस्टैंड स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर गंगा। असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी एंड सेडिमेंट टू अंडरस्टैंड द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर गंगा, और ये 2016 में स्टार्ट हुई थी। किसने स्टार्ट की थी? नागपुर बेस्ड नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी ने। ओके, नीरी बेसिकली एक सीएसआईआर की लैब है, ये भी याद रखिएगा। नागपुर बेस्ड है, नीरी नागपुर बेस्ड है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इट्स अ सीएसआईआर लैब एज वेल। ओके, ये याद रखिएगा। अब बेसिकली इन्होंने क्या बोला, भागीरथी के बारे में एक चीज़ और लिखी, देखिए, अ फीडर रिवर ऑफ द गंगा। अलकनंदन, भागीरथी, दो फीडर रिवर्स हैं गंगा की, ये याद रखिएगा। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। इसके सारे वो भी याद रखिएगा कौन कौन से इसके प्रयाग हैं। जैसे इसका जो मैंने कोड बनाया था, एक उसका कोड बनाया था मैंने, एक सेकंड में इसको पहले आपको करके बता देता हूँ। हाँ, एक सेकंड, इसका कोड मैंने बनाया था, वेट अ मिनट, हाँ, आई विल शो यू, तो आपको याद रहेगा। हाँ, ओके, नाउ लेट मी टेल यू द कोड फॉर दैट। एक तो था DAV पाक के बाद मर, ये बनाया था मैंने, ठीक है ना। इसमें क्या है, D क्या है, धौली गंगा अलकनंदा, ये विष्णु प्रयाग है। ये P इज फॉर पिंडार अलकनंदा, ये कर्ण प्रयाग है। देन B इज फॉर भागीरथी अलकनंदा, ये देव प्रयाग है। एंड M इज फॉर मंदाकिनी अलकनंदा, ये रुद्र प्रयाग है। तो ये 4 प्रयाग हैं, इनके नाम याद रखिएगा। DAV पाक के बाद मर गया। ओके, तो जो DAVs स्टार्ट हुए थे जब पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद उनका बनना बंद हो गया था, इसलिए DAV पाक के बाद मर गया। और D इज़ फॉर धौली गंगा, A इज़ फॉर अलकनंदा, V इज़ फॉर विष्णु प्रयाग, P इज़ फॉर पिंडार, A इज़ फॉर अलकनंदा, K इज़ फॉर कर्ण प्रयाग, B इज़ फॉर भागीरथी, A इज़ फॉर अलकनंदा, D इज़ फॉर देव प्रयाग, एंड M इज़ फॉर मंदाकिनी, A इज़ फॉर अलकनंदा, एंड K इज़ फॉर कर्ण प्रयाग। ओके, तो आपको ये याद रखना है, बहुत आसान है आपको याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल, है ना। तो ये DAV पाक के बाद मर गया, ये याद रखेगा ना। यहाँ पे बैक्टीरियोफैगी एक वर्ड आया है, देखो, बैक्टीरियोफैगी। बैक्टीरियोफैगी का मतलब होता है एक ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ओके, बैक्टीरियोफैगीज का मतलब है ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। एंड ऐसा पता चला स्टडी में कि रिवर गंगा में जो फैगी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देर अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स मोर इन प्रपोर्शन। ओके, 3 गुना ज़्यादा है दैन बैक्टीरियल आइसोलेट्स, एंड बैक्टीरियोफैगीज बहुत ज़्यादा हैं, है ना, ये याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो दीज आर द फैक्ट्स विच वर देयर, और आई होप आपको चारों प्रयाग भी याद हो गए होंगे, है ना, जो मैंने बताए।
नाउ दिस 20 स्टेट्स एंड यूटीज ज्वाइन सिंगल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। तो एक सिंगल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर में 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जुड़ गए हैं, जिनका जो नंबर है 112। तो नंबर भी याद रखिएगा 112 है, एंड 20 स्टेट्स जुड़ गए हैं। नेवी टू टेक पार्ट इन फ्लीट रिव्यू इन चाइना। नेवी अपना इंडियन नेवी पार्ट लेगी फ्लीट रिव्यू में चाइना में जो होने वाला है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होगा, ये किंगडाओ चाइना में होगा। ये जगह याद रखिएगा, किंगडाओ कहाँ पर है, चाइना में है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होगा वहाँ पे, ओके। एंड वहाँ पे 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की, PLA की जो नेवी है, जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहलाती है नेवी, उसका 70th एनिवर्सरी है वहाँ पे। और किंगडाओ चाइना में होगा ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ये भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहाँ पे होगा, किंगडाओ चाइना में। एंड सरप्राइजिंगली पाकिस्तान नेवी इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस। तो इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो फ्लीट रिव्यू होगा उसमें पाकिस्तान की नेवी पार्ट नहीं लेगी। एडिटोरियल में सेफ्रन टेरर नहीं, सेफ्रन एरर इस आर्टिकल का नाम है। क्यों है? बेसिकली बिकॉज प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से खड़ा किया जा रहा है फ्रॉम बीजेपी ये। और कल अगर आपने इनका बयान सुना हो कि हेमंत करकरे की जो मौत हुई उनके इनके श्राप की वजह से हुई है। मतलब शी इज़ मतलब खुद को ग्लोरीफाई कर रही हैं, और उन्होंने एक ऐसे आदमी को जो एंटी टेरर स्क्वाड ATS के हेड थे, उस समय चीफ थे, उनकी डेथ हुई थी हेमंत करकरे की मुंबई अटैक्स के दौरान। तो दिस वॉज अनफॉर्चुनेट एंड ही वॉज अ मार्टियर, ही वॉज अ ट्रू मार्टियर। एंड हमने कई बार उनके बारे में पढ़ा है, जाना है, समझा है, कितनी वीरता से, कितनी उससे मतलब उन्होंने फेस किया उस इवेंट को हेमंत करकरे ने। एंड ऐसे व्यक्ति के बारे में आप आके ये बोलते हो किसी मंच में कि मैंने उसको श्राप दिया था इसलिए उसकी डेथ हुई और इसलिए उसको टेररिस्ट ने मार दिया, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, है ना। एंड अब आप जैसे भी डिफेंड करना चाहें इस चीज़ को आप डिफेंड कर सकते हैं, ओके। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो प्लीज़ डू दैट, है ना। लेकिन दिस वाज अनफॉर्चुनेट। ये एक सैफरन एरर क्योंकि बेसिकली आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को खड़ा किया, इसका मतलब है कि आप एग्रेसिव हिंदुत्व नेशनलिज्म को शोकेस करना चाहती हैं, और यू आर ट्राइंग टू शोकेस द एग्रेसिव हिंदुत्व नेशनलिज्म। उन्होंने खुद ही बोला कि हमारा जो मेजर जो चीज़ रहेगी जिसके बेसिस पे हम चुनाव लड़ेंगे वो हिंदुइज्म रहेगा, हिंदुत्व रहेगा। तो जिसका पॉइंट ही हिंदुत्व है वो हिंदुत्व के बिना पर ही चुनाव लड़ रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि बाकी सारे एजेंडास पीछे हैं और केवल ये एजेंडा आगे है ना। आइदर वे द न्यूज़ इज़ बैड। बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये पाकिस्तान की कंडीशन के ऊपर है। पाकिस्तान की कंडीशन जो है बिगड़ती जा रही है, और अभी रिसेंटली वो फिर से IMF से लोन लेने वाले हैं। चौथी बार होगा जब वो IMF से लोन लेने वाले हैं, 4th टाइम। दिस विल बी द 13th IMF पैकेज फॉर पाकिस्तान इन द लास्ट 4 डिकेड्स। पिछले 40 सालों में 13वां IMF का पैकेज है, नॉट 4th, 13th IMF पैकेज है पाकिस्तान के लिए। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि ख़राब होती जा रही हैं। प्लस IMF ने लोन देने से पहले उनको ये भी बोला है कि आप अपनी एक्चुअल कंडीशन हमको बताओ, मतलब कि आपने कितना लोन लिया है चाइना से, कितना लोन आपने दूसरी कंट्री से लिया है, आप हमको पूरी कंडीशंस बताओ। एंड बेसिकली क्या क्या प्रूफ है पाकिस्तान की वर्सनिंग इकोनॉमी के, तो इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे 9.4% पे है। इट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल इन 5.5 years, 9.4%। रुपी जो है वो अपनी वैल्यू लूज करता जा रहा है डे बाई डे। देखो वहाँ पे उन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, फिर भी उनका एक्सपोर्ट कांस्टेंट रहेगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। देखो एक कंसेप्ट मैं आपको और बता रहा हूँ कि जैसे ही आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। क्यों होता है बेसिकली ऐसा कि अगर आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, इफ़ योर करेंसी इज डिवैल्यूएटिंग, व्हाट विल हैपन इज दैट योर प्रोडक्ट्स विल बी चीपर फॉर द अदर कंट्रीज। आपकी अगर करेंसी डिवैल्यू हो रही है इसका मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू घट रही है। अगर आपके करेंसी की वैल्यू घटेगी तो दूसरी कंट्रीज़ में आपके जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते नज़र आएंगे। जब आपके प्रोडक्ट सस्ते नज़र आएंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे। तो बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि जब करेंसी डिवैल्यू होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में करेंसी डिवैल्यू हो गई, फिर भी जो एक्सपोर्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ा नहीं। ओके, डिवैल्यूएशन 35% का हुआ लेकिन चेंज नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो कि बता रहा है कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। IMF से लोन लेने वाले सर्कुलर डेट में वो फंसते जा रहे हैं। ह्यूमनाइज द लॉ, बेसिकली जो आर्टिकल है ये अभी रिसेंटली ड्राफ्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 के ऊपर लिखा गया है। ड्राफ्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 मैंने आपके उसके बारे में काफ़ी बताया है। अब ऑथर का ये कहना है बेसिकली कि जो 1927 में फॉरेस्ट एक्ट आया था वो तो कॉलोनियल टाइम्स के लिए था। कॉलोनियल एरा में जो वो एक्ट आया था वो बेसिकली वो इसलिए था कि जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चूस लिया जाए अपने यूज़ के लिए। और दूसरी जो
बाकी चीज़ें हैं उनको उनको उतना ध्यान नहीं दिया गया था, है ना। फॉरेस्ट डवेलर्स को, बायोडाइवर्सिटी को इतना ध्यान नहीं दिया गया था। 2019 के लॉ के बारे में ऑथर ने ये कहा है कि इसको भी और ह्यूमनाइज करने की ज़रूरत है। ओके, इट शुड बी मोर कम्युनिटी लेड, साइंटिफिकली वैलिडेटेड, है ना। ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि एक तो कम्युनिटी लेड रहे, दूसरा साइंटिफिकली वैलिडेट किया जाए। फिर अब क्रिटिसिज्म क्या है बेसिकली कि इन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है 2019 के फॉरेस्ट एक्ट में। मतलब जो ड्राफ्ट फॉरेस्ट एक्ट आया है उसमें ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर डाला जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि फायर आर्म्स का यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बोली गई थी कि पर्सनल जो है फॉरेस्ट पर्सनल्स जो हैं वो फायर आर्म्स का यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट एन ऑफेंस। हार्डलाइन पुलिसिंग ज़्यादा हो रही है, हार्डलाइन पुलिसिंग अप्रोच ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड सर्वेलेंस की बात की गई थी। देन पूरी कम्युनिटीज़ को पिनलाइज किया जाएगा अगर कुछ इस तरह इधर उधर की चीज़ होती है। डिनायल ऑफ एक्सेस टू फॉरेस्ट कर दिया जाएगा फॉर ऑफेंसेस बाय इंडिविजुअल्स। अगर कोई इंडिविजुअल भी ऑफेंस करता है तो किसी को भी, उस कम्युनिटी के व्यक्ति को फॉरेस्ट में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन है और आप इस तरीके से नहीं रूल कर सकते, इस तरीके से आप नहीं ट्रीट कर सकते हो जो फॉरेस्ट डवेलर कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसी में डिपेंडेंट है। सजेशंस क्या दिया जा रहा है कि एनी न्यू फॉरेस्ट लॉ मस्ट देयरफॉर एम टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी नया लॉ आप लाओ वो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाने के लिए। ट्राइबल्स को आप स्टॉप मत करो, ट्राइबल्स को आप यूज़ करो और ज़्यादा इस तरीके से कि वो खुद मतलब कम्युनिटी लेड बनाओ। बेसिकली जो आपका फॉरेस्ट एक्ट आए उसको और ज़्यादा कम्युनिटी लेड बनाओ, है ना। और आप लैंडस्केप्स को आप आइडेंटिफाई करो, है ना, कौन सा कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है यूज़, कौन सा कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हो सकता है यूज़। ये सारी चीज़ें आपको पता करने की, प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है ना। और आपको कम्युनिटीज़ के साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है ऑन वन हैंड, है ना, एंड साइंटिस्ट के साथ भी आपको पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिटीज़ आपको बताएंगी कि कहाँ पे उनको यूज़ करना है और साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको नहीं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, कंसल्टेशन जानने की ज़रूरत है। कंसल्टेशन सारे स्टेक होल्डर्स और कम्युनिटीज़ को मिलाकर ही आपको कोई एक्ट पे आना चाहिए। अ डायलॉग विद आवर फ्रेजाइल पास्ट, बेसिकली जो आर्टिकल है ये फायर जो भी ब्रेकआउट हो गया था कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे डेम। तो कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे डेम में एक बहुत ज़्यादा फायर आया, है ना। तो ये कल्चर हेरिटेज है जिसको हम सेलिब्रेट करना चाहिए। बेसिकली कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे डेम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी शपथ ली थी और वहीं पे मतलब वो उस समय भी था जब वहाँ पे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। एक किताब जो नॉट्रे डेम के ऊपर लिखी गई है वो विक्टर ह्यूगो ने लिखी है। ये भी मैंने आपको बताया था कि विक्टर ह्यूगो ने बुक लिखी थी नॉट्रे डेम के ऊपर, तो वो भूलिएगा मत, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट्रे डेम। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट, ये सारी चीज़ें उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। गवर्नमेंट विल एड्रेस ऑल योर प्रॉब्लम्स, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रेडर्स को कहा कि हम आपका सारा दुख दर्द दूर कर देंगे। और उन्होंने एक चीज़ अनाउंस की है कि ही हैज़ प्रॉमिस्ड कोलैटरल फ्री लोन्स ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज़ टू द बिजनेस कम्युनिटी। कोलैटरल फ्री लोन आपको 50 लाख तक का मिलेगा बिजनेस कम्युनिटी वालों को, एंड 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा, ये भी उन्होंने बोला। दूसरी चीज़ जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है ना, उसी के बेसिस पे ये इस बार क्या देंगे, ये ट्रेडर्स क्रेडिट कार्ड देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की लाइन पे ही ये ट्रेडर्स क्रेडिट कार्ड देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज वेरी इजीली। यहाँ पे हम आगे पेज में मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। ओके, सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, यू कैन सी इट हेयर। टॉप IT फर्म्स अंडर थ्रेट ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक के बारे में सबको पता ही है, जैसे रैंसमवेयर हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग साइबर अटैक्स, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, ये अलग अलग तरीके के अटैक्स होते हैं। ना गोल्ड इम्पोर्ट्स डिप 3% टू $32.8 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2019। तो गोल्ड इम्पोर्ट्स जो हैं थोड़ा डिक्रीज हुए हैं, थोड़ा डिप हुए हैं कंट्री में। सो दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड इम्पोर्टर्स इन द वर्ल्ड। ये भी याद रखना है आपको कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड इम्पोर्टर्स इन द वर्ल्ड, है ना। एंड इम्पोर्ट्स मेनली टेक केयर ऑफ द डिमांड फ्रॉम द ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में और लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है इंडिया में, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। एंड BBB टैग्स 75 ऑफिसर्स फॉर लीडरशिप रोल्स इन PSBs। तो
तो बीबीबी बेसिकली क्या है, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है। बैंक बोर्ड ब्यूरो इज अ सुपर अथॉरिटी विच इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिगार्डिंग इसको बनाया गया था कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो वहाँ पे एमडी की पोस्ट रहती है, वहाँ पे सजेस्ट करने के लिए कि किसको अपॉइंट किया जाए, किसको नहीं अपॉइंट किया जाए, उसके लिए बीबीबी का निर्माण किया गया था। इट वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन अगस्त 2015 और ये स्टार्ट करना कब से शुरू हुआ था, 2016 से। बेसिकली इट वाज अ पार्ट ऑफ 7 पॉइंट इंद्रधनुष मिशन। तो इंद्रधनुष मिशन था वो बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 7 पॉइंटर्स थे। उसमें 7 पॉइंटर्स के अंतर्गत ABCDEFG ये अलग अलग 7 थे। G फॉर गवर्नेंस, ए कुछ के लिए था, B वॉज फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो, है ना, D वॉज फॉर बहुत अलग अलग चीज़ें थी इसके अंदर, ABCDEFG G तक था, है ना। और उसमें जो B था वो था बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो इंद्रधनुष के अंदर जो 7 स्ट्रेटजीज थी उसके उसमें से एक था। इट हैज़ रिप्लेस्ड द अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। तो अपॉइंटमेंट बोर्ड जो होता है उसको रिप्लेस किया है बीबीबी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने, PSB यानी स्पेशली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, याद रखेगा। इट इज़ हाउस्ड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस है मुंबई में, वहीं पे इसको रखा गया है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी एज रिकमेंडेड बाय द PJ नायक कमेटी। तो PJ नायक कमेटी ने बोला था कि एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको बनाने की जरूरत है, और ये कहा जा रहा है कि बीबीबी जो है यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट BIC, है ना। तो BIC का अगर आपसे कोई पूछे कि रिकमेंडेशन किसने दिया, तो PJ नायक कमेटी ने दिया था, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट बैंक बोर्ड ब्यूरो वॉज सेटअप इन February 2016। पहला जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था वो 2016 फरवरी में इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर कैग विनोद राय। विनोद राय के अंतर्गत किया गया था फॉर 2 ईयर टर्म, और वो टर्म जो था वो मार्च 2018 में एंड हुआ। करंट चेयरमैन जो है वो भानु प्रताप शर्मा है, BP शर्मा। भानु प्रताप शर्मा इज द करंट चेयरमैन ऑफ BBB यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो। फंक्शन देखिए, फंक्शन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव रिकमेंडेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर्स एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ PSBs, यानी कि फुल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ PSBs के अपॉइंटमेंट में रिकमेंडेशन देना। देन टू एडवाइस टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग डिफरेंशियल स्ट्रेटजीज फॉर रेजिंग फंड्स रेज करने के अलग अलग स्ट्रेटजीज को लिए एडवाइस करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। गाइड बैंक्स ऑन मर्जर्स एंड कंसोलिडेशंस एंड गवर्नेंस इशूज। तो बैंक्स को गाइड करते हैं ऑन मर्जर्स एंड कंसोलिडेशंस, है ना, एंड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ बैड लोन्स, ये सारी चीज़ें। कंपोजिशन जो होता है, BBB कंप्राइजेज ऑफ 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 3 एक्सपर्ट मेंबर्स, एंड जो 2 मेंबर्स होते हैं वो दे आर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन एडिशन टू द चेयरमैन, याद रखेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है बैंक बोर्ड ब्यूरो के रिगार्डिंग। आई होप आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी। हमीद इलेक्टेड ऑनररी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। कल भी मैंने आपको बताया था कि सिप्ला के चेयरमैन है यूसुफ हमीद। ही हैज़ बीन इलेक्टेड इन ऑनररी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूके का अवार्ड है रॉयल सोसाइटी यूके का। फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है वहाँ का। सिप्ला के चेयरमैन है ये यूसुफ हमीद, इनका नाम याद रखेगा। ही हैज़ बीन अवार्डेड दैट। नाउ लास्ट न्यूज़ में आ जाते हैं अपन। नॉट्रे डेम मैंने आपको बता दिया है, कई बार बताया, फ्रांस में है, ये जगह याद रखेगा, एटलीस्ट फ्रांस तो याद ही रखिए। एथेंस फाइनली इंस्टॉल्स अलेक्जेंडर स्टैचू। तो एथेंस में इंस्टॉल किया गया है अलेक्जेंडर का स्टैचू, अगर आपसे कोई पूछे, एंड ये याद रखिएगा, है ना। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Cases of measles show alarming rise. तो measles के cases बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आप सबको पता है, and it is one of the world's most contagious disease. It is one of the world's most contagious disease. काफ़ी important है, नहीं ज़्यादा कुछ fact नहीं थे। तो that is it for the day. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us. Thank you and have a nice day.